हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दिस इज एन एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963। इसमें कल की क्लास में हमने सेक्शन 14A को पढ़ा था, जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेट करता है, एक्सपर्ट्स के अपॉइंटमेंट की पावर्स बताता है कोर्ट की। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। वैसे हमने सेक्शन 15 भी कल की क्लास में भी थोड़ा बहुत टच किया था, बट हम इसे डिटेल में आज समझने वाले हैं सेक्शन 15 को। Who may obtain the specific performance? कौन से ऐसे लोग होंगे जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रखते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्राप्त करने का राइट रखते हैं। Except as otherwise provided by this chapter, the specific performance of the contract may be obtained. तो हर वो व्यक्ति जो यहाँ पे ABCDEFGH तक आपको टोटल क्लॉजेस बताए हैं, जो यहाँ पे मेंशन है, ये सब लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रखते हैं, एक्सेप्ट कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन ना दिया हुआ हो। राइट तो सबसे पहला, पार्टीज टू द सूट ए और बी दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, तो ये दोनों के दोनों ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रखते हैं, द पार्टीज टू द सूट। ठीक है, पॉइंट नंबर ए है, ये तो बिल्कुल एक अनसेट सा है कि भाई पार्टीज टू द सूट उनके पास तो राइट हो गई होगा। सेकंड बोलता है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्ट ड्राइव करता है ड्यू टू दैट कॉन्ट्रैक्ट। मे बी पॉसिबल ए है, तो ए की डेथ के बाद जो ए का सन होगा वो लीगल ईयर हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट भी हो सकता है। या मान लीजिए ए ने अपने मैनेजर को एज एन एजेंट अपॉइंट कर दिया कि मेरा जो भी एक केस वेस है या जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में आप ही को देखना है इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का। तो मैनेजर क्या हो गया, ये जो एजेंट अपॉइंट किया ये भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो गया। या मान लीजिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी दैट यू आर अपॉइंटेड हियर बाय टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग, तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो जाता है। एक सिंपल अगर वर्ड्स में बोलूं तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के कंपैरिजन में रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट का स्कोप काफी वाइडर है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में तो सिर्फ जो उसका पर्सन का लीगल ईयर है वही आएगा, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट तो लाइफ टाइम में भी अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को। और द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि किसी के एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, तो वो जो जिस प्रिंसिपल के बिहाफ पे उन एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ वो प्रिंसिपल के पास में भी राइट रहेगा टू क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ये प्रोवाइजो हमने कल की क्लास में भी पढ़ लिया था, एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड जो प्रिंसिपल है इनके पास में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट कब नहीं होगा। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि पर्सनल स्किल्स के ऊपर बेस्ड वाला है, तो पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल वो राइटफुल नहीं रहेंगे। और दूसरा पॉइंट इसके लिए आपको याद रखना है कि जहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिक क्लॉज ऐसा ऐड कर दिया गया, ये उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऑलरेडी पहले से लिख दिया गया कि हम दो जने जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह का इस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है तो अदर किसी पर्सन को राइट नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने का। ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट प्रोविजन उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया तब भी फिर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को राइट नहीं रहेगा। तो ये दो चीज याद रखनी, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ओवर पर्सनल स्किल्स का है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ द पार्टीज को राइट नहीं रहेगा टू ऑब्टेन द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, where the contract is a settlement on marriage or a compromise of doubtful rights between the members of the same family, any person beneficially entitled। तो इसमें पॉइंट नंबर सी में आपको याद क्या रखना है, बेनिफिशियली एंटाइटल। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए हर महीने सी को 500 रुपए देगा।
कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में एंटर हुआ है? हु आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट? ए एंड बी आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। हु इज द बेनिफिशियरी? ये जो पैसे दिए जाने हैं 500 रुपीज, ये किसे रिसीव होने हैं? सी को। सी इज द बेनिफिशियरी। अब सपोज कीजिए ए पैसे देना बंद कर देता है, तो बी के पास में तो राइट है ही है, बिकॉज बी इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एज पर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 15। बी के पास में राइट है फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन क्लॉज नंबर सी ये कहता है कि ये जो बेनिफिशियरी है इसके पास में भी राइट है दैट ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बात लिखिए इससे क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 15 में, दैट बेनिफिशियरी जो है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रखता है। क्लॉज ए में पार्टी टू द सूट, क्लॉज बी में है रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, क्लॉज सी में है आपके पास में द बेनिफिशियरी। क्लॉज डी आता है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ। टेनेंट फॉर लाइफ का मतलब होता है कि एक पर्सन को एक प्रॉपर्टी दी गई सिर्फ उसके लाइफ टाइम के लिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो हो गया, लेकिन क्या कहा गया है कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो, लीज पे दे सकते हो, जैसे चाहो जो कर सकते हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते जब तक आप अलाइव हो। आपकी लाइफ टाइम के लिए आप इस प्रॉपर्टी को कंज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन आप इसको क्या नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डेथ के बाद में ये प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को जानी है। इस तरह से अगर दिया गया है, राइट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय अ टेनेंट फॉर लाइफ इन ड्यू एक्सरसाइज ऑफ अ पावर द रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन कौन है? रिमाइंडर मैन वो है जो ये जो टेनेंट ऑफ लाइफ, टेनेंट फॉर लाइफ है, टेनेंट फॉर लाइफ की डेथ के बाद में, टेनेंट फॉर लाइफ की डेथ जब हो जाती है उसके बाद में प्रॉपर्टी जिसके पास में आएगी उसको बोलते हैं रिमाइंडर मैन। इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ए ने बी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, ए बी के साथ में, और बी को एक प्रॉपर्टी दे दी और कहा कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका मैं आपको लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा हूं, और जैसे ही आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी डेथ के बाद में ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जानी चाहिए। तो ए क्या है? ए इज द ट्रांसफरर, बी इज द ट्रांसफरी एंड बी इज हैविंग द लाइफ इंटरेस्ट। बी की अगर मैं यहाँ पे जो लैंग्वेज है सेक्शन 15 क्लॉज डी की, तो उसके हिसाब से बी का स्टेटस क्या है? बी इज अ टेनेंट फॉर लाइफ। और सी का स्टेटस क्या है? सी इज द रिमाइंडर मैन। रिमाइंडर मैन वो होता है जिसके पास में प्रॉपर्टी जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द टेनेंट फॉर लाइफ। अगर आप रिमाइंडर मैन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में तो रिमाइंडर मैन की डेफिनेशन ऐसी एज सच दी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। रिमाइंडर मैन इज अ पर्सन who inherits property or is entitled to inherit property। ऐसा पर्सन जो या तो प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है या फिर इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल्ड है। सो रिमाइंडर मैन इज अ पर्सन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी और इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ स्टेट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। इसको यहां लिख देते हैं, अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ स्टेट इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूँ, आप लिख रहे हैं तो इसको सही से लिख लीजिए। रिमाइंडर मैन इज अ पर्सन हु इनहेरिट्स प्रॉपर्टी और इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी अपॉन द टर्मिनेशन ऑफ life interest, sorry, upon the termination of life estate in favor of another person. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ए ने एक प्रॉपर्टी बी को दी है फॉर लाइफ, और ऑन द डेथ ऑफ बी ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। तो ए क्या है, ए इज द ट्रांसफरर, बी क्या है, बी इज द टेनेंट फॉर लाइफ, और सी क्या है, सी इज द रिमाइंडर मैन। यानी जो टेनेंट फॉर लाइफ है, उस पर्सन की डेथ के बाद में प्रॉपर्टी जिसके पास जानी है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर मैन। ठीक है, तो क्या रिमाइंडर मैन के पास में भी राइट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का? आंसर इज कैटेगोरिकली यस। पार्टीज टू द सूट कौन है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ए एंड बी आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सी कौन है? सी इज द रिमाइंडर मैन, जिसके पास में प्रॉपर्टी आनी है आफ्टर द डेथ ऑफ द बी। जैसे ही बी की डेथ होती है, जैसे ही बी की डेथ होती है, वैसे ही सी का राइट इन्वोक हो जाता है। सी कैन इन्वोक इट्स राइट। सी कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट फाइल कर सकता है कि भी मेरे फेवर में प्रॉपर्टी आनी थी, अब बी की डेथ हो चुकी है तो ये प्रॉपर्टी मेरे फेवर में दी जाए। क्लॉज नंबर ई और एफ, ये दोनों थोड़ा सा आपस में इंटर रिलेटेड है, थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस इसमें। देखें क्या लिखा है, अ रिवीजनर इन पोजीशन। अब ये रिवीजनर इन पोजीशन क्या होता है? रिवीजनर इन पोजीशन, इसे भी हम समझेंगे। सो अ रिवीजनर इन पोजीशन where the agreement is a covenant entered into with his predecessor in title and the revisioner is entitled to the benefit of such covenant. क्लॉज नंबर एफ कहता है अ रिविजनर इन रिमाइंडर। तो इसलिए मैंने कहा कि क्लॉज नंबर ई और क्लॉज नंबर एफ थोड़ा इंटर रिलेटेड है, रिविजनर इन पोजीशन एंड रिविजनर इन रिमाइंडर, वेयर द एग्रीमेंट इज सच अ कोवेनेंट and the revisioner is entitled to the benefit thereof and will sustain material injury by reason of its breach. तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रिविजनर क्या होता है, फिर हम देखेंगे रिविजनर इन पोजीशन क्या होगा और रिविजनर इन रिमाइंडर मैन क्या होगा। दोबारा से मैं सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, ए ने बी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विद द लाइफ इंटरेस्ट, और ये कहा गया है कि जैसे ही बी की डेथ होगी, ऑन द डेथ ऑफ बी ये प्रॉपर्टी सी के पास चली जाएगी। अब हुआ क्या, तो सी का क्या स्टेटस है? सी विल बी कॉल्ड एज द रिमाइंडर मैन, राइट? और बी कौन है? बी इज द टेनेंट फॉर लाइफ। अब हुआ क्या, बी की डेथ से पहले सी की डेथ हो गई। बी की डेथ होने के बाद में प्रॉपर्टी सी के पास आनी थी, लेकिन उससे पहले ही सी की डेथ हो गई। जो रिमाइंडर मैन थी, रिमाइंडर मैन था, उसी की डेथ हो गई। तो अब जब बी की डेथ होगी तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी? ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक होगी ए के पास में। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी और बी की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी सी के पास जानी थी, बट क्योंकि सी की डेथ पहले ही हो गई तो इसलिए जैसे अब बी की डेथ के बाद में ये प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? बी की डेथ के बाद में ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक हो जाएगी ए के पास में, और ए कहलाएगा रिविजनर मैन, रिविजनर। यानी कि जहां पे प्रॉपर्टी टेनेंट फॉर लाइफ से आगे जाती है तो वो रिमाइंडर मैन हो जाता है, जहां पे वो प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक आ जाती है तो उसको हम रिविजनर बोलते हैं। रिविजनर की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, an interest in an estate
that reverts to the grantor. जो ग्रांट कर रहा था, वो राइट जिसने ग्रांट किया था, उसी के पास में वो वापस से रिवर्ट बैक होके आ गई. सो रिवर्ट्स टू द ग्रांटर और टू हिज ईयर. तो ये लास्ट वर्ड है, इसको भी ध्यान रखना आप. जो ग्रांटर था उसके पास, वो तो है ही रिविजनर मैन, और रिविजनर के साथ साथ उस ग्रांटर के साथ साथ सपोज कीजिए ए की भी डेथ हो चुकी है. ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि भाई आपकी डेथ के बाद में प्रॉपर्टी सी को दे देना. सी की पहले ही डेथ हो गई, तो बी ने सोचा चलो मैं ए को दे देता हूँ, ये मेरी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ए के पास चली जाएगी बिकॉज ए रिविजनर है. अब ए की भी डेथ हो गई, बी की डेथ होने से पहले ए की भी डेथ हो गई, तो अब ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? ए की भी डेथ हो चुकी है और सी की भी डेथ हो चुकी है. अब ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे, उसका जो लीगल एयर होंगे उनके पास जाएगी. वो भी रिविजनर की डेफिनेशन में आएगा. तो क्या लिखा डेफिनेशन में? एन इंटरेस्ट इन एन स्टेट दैट रिवर्ट्स टू द ग्रांटर. तो या तो ग्रांटर जो था वही, और हिज ईयर जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव था, यानी उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है, ए की जो भी, वो भी रिविजनर की डेफिनेशन में आएंगे. तो क्लॉज ई और क्लॉज एफ रिविजनर से रिलेट करते हैं. अब क्लॉज ई और एफ में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं. मेनली क्लॉज ई में तो बोलता है रिविजनर इन पोजीशन, यानी कि सीधा सीधा जब बी की डेथ हो जाती है, पहले सी की डेथ हो गई थी और फिर जब बी की भी डेथ होगी, तब वो प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? तब वो प्रॉपर्टी आएगी या तो ए के पास में या फिर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में. तब तो हम उसको बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं रिविजनर इन पोजीशन. अब मान लीजिए कि अपन एक एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा. ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा कि आपकी डेथ पर ये प्रॉपर्टी सी को मिलेगी. हुआ क्या? सी की डेथ पहले हो गई, सी की पहले डेथ हो गई. तो अब ये प्रॉपर्टी क्या होगा? अब जब कभी भी बी की डेथ होगी तो प्रॉपर्टी क्या होगी? ये प्रॉपर्टी ए के पास रिवर्ट बैक होगी. इन द मीन टाइम बी ऐसा कुछ कर रहा है. बी ने क्या किया? बी ने डी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ड्यूरिंग हिज लाइफ ओनली. अभी बी की डेथ तो ही नहीं है. ये प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक कब होगी? ए के पास में, जो रिविजनर मैन है उसके पास में, ऑन द डेथ ऑफ बी. अब बी की डेथ नहीं हुई है, बी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहे, किसी को रेंट पे देना चाहे, सब कर सकता है. तो बी ने क्या किया? बी ने डी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको रेंट पे दे दी प्रॉपर्टी. बोले कि ठीक है आप इसमें रहो और मुझे किराया देते रहो. डी उस प्रॉपर्टी के ऊपर, डी ने उस प्रॉपर्टी पे ऐसा कुछ किया कि जिससे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो रही है या किसी भी तरह का उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में ए जो है, ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ला सकता है अगेंस्ट डी. ए कौन सी डेफिनेशन में आ जाएगा इस समय? रिविजनर है. कौन सा रिविजनर है? रिविजनर इन रिमाइंडर मैन है वो. क्लॉज एफ क्या बता रहा है? कि जहां पे लाइफ टेनेंट की डेथ नहीं हुई अभी, लाइफ टेनेंट फॉर लाइफ जो है अभी वो अलाइव है. जब टेनेंट फॉर लाइफ की डेथ हो जाएगी तो क्लॉज ई एप्लीकेबल होगा. लेकिन जब टेनेंट फॉर लाइफ जो है वो अलाइव है और उसके रहते हुए ही अगर प्रॉपर्टी में जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उस प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो रिविजनर है उसको कोई मटेरियल इंजरी होगी, उसको किसी तरह का कोई लॉस होगा, तो फिर जो टेनेंट फॉर लाइफ है उसके लाइफ टाइम में भी रिविजनर इन रिमाइंडर, जो बाद में जिसके पास प्रॉपर्टी आनी है, वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ टेनेंट फॉर लाइफ के सूट ला सकता है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट नंबर ई और पॉइंट नंबर एफ आपको
समझने हैं, जिनमें वर्ड्स कौन से याद रखने होने चाहिए आपको। एक तो आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर मैन किसे कहते हैं, रिविजनर किसे कहते हैं। जब प्रॉपर्टी आगे चली जाती है तो वो रिमाइंडर मैन होता है, जब प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट बैक हो जाती है तो वो रिविजनर होता है। अब आते हैं क्लॉज एफ ए पर। क्लॉज एफ ए ईयर 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वर्ड आया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी, वैसे तो आप जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है, और इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप होता है तो सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है। जनरल पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। ये एक जनरल रूल है, जनरल पार्टनरशिप है। लेकिन ईयर 2008 में पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP का कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का जो एक्ट है उसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्लॉज आया। इसमें क्या होता है, एक्सेप्ट वन पार्टनर ऑल द पार्टनर्स मे हैव द लिमिटेड लायबिलिटी। सपोज कीजिए 4 पार्टनर है A, B, C and D, तो A अगर बोलता है कि हाँ भाई मेरी तो अनलिमिटेड लायबिलिटी में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, इन दैट सिचुएशन B, C and D जो है रिमेनिंग सारे जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकेगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म लिक्विडेशन में जाएगी, बंद होने की सिचुएशन में आएगी, तो पर्सनल एसेट्स ऑफ B, C and D, जिन लोगों की लिमिटेड लायबिलिटी है ना, उनके पर्सनल एसेट्स के ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। वो जो मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि पर्सन के जो घर था, गाड़ी थी, बंगला था, सब कुछ ऑक्शन कर दिया क्योंकि उसका बिजनेस लॉस में चला गया। वो कब होता है, जब किसी पर्सन की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, तब फिर उसकी जो पर्सनल एसेट्स है उनको ऑक्शन किया जाता है। लेकिन जहां कहीं लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पे भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो लिमिटेड लायबिलिटी की सिचुएशन में बिजनेस के जो डेट्स हैं, बिजनेस की जो बकाया राशि है, बिजनेस के कोई उधार हैं, तो वो हमारे पर्सनल एसेट्स के ऊपर लायबिलिटी अराइज नहीं हो पाती है। उस पर मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी रहती है, जो बिजनेस के एसेट्स हैं वहीं तक रहती है वो। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का क्लॉज ऐड किया गया था ईयर 2008 में, और उसी के बाद में 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन इंसर्ट किया है। ये क्या कहता है, सेक्शन 15 का क्लॉज FA कहता है, जब कभी भी कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद में वो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी वो दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के साथ में अमलगमेट हो गई। यानी कि एक LLP थी नेम्ड एज टेक इट टू बी कुणाल LLP, राइट, और इसने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया अभिषेक के साथ में, और कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद में ये मर्ज हो जाती है कुणाल एंड कमल LLP के साथ। यानी ये जो ओल्ड पार्टनरशिप थी इसकी तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, और ये पूरी तरह से एक नई LLP में अमेलगमेट हो गई, फॉर्म हो गई। तो अब बात ये आती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट क्या इस नई LLP के पास में रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर किसके बीच में हुआ था, ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो न्यू LLP फॉर्म हुई है कुणाल एंड कमल LLP, ये तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। तो क्लॉज FA क्या कहता है, व्हेन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड सब्सिक्वेंटली बाद में becomes amalgamated with another LLP, the new LLP, the new limited liability partnership which arises out of amalgamation, उसके पास में भी पूरा राइट रहेगा to obtain specific performance। यही बात कह रहा है क्लॉज FA। ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई ये तो
हमने पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, हमने तो जो पुरानी एलएलपी थी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये न्यू एलएलपी के पास में राइट नहीं रहेगा। क्लॉज FA ये कहता है कि न्यू एलएलपी जो है उसके पास में भी राइट रहेगा टू क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम अभिषेक, जिसके साथ या जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थी उनसे क्लेम करने का। क्लियर? किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगे तो प्लीज बीच में बोलिएगा, जिससे कि मैं उसको रिवाइज करवा दूं, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। क्लॉज G बात करता है कंपनीज के बारे में। क्लॉज FA अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो क्लॉज G बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस ही हो जाएगा, वर्ड पार्टनरशिप की जगह पे वर्ड कंपनी आ गया, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए क्या लिखा है। When a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company has arises out of the amalgamation. जब एक कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और उसके बाद में वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेट हो जाती है, तो जो न्यू कंपनी अराइज हुई है ना आफ्टर अमलगमेशन, उसके पास में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रहेगा। तो क्लॉज FA और क्लॉज G में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्ड पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस है। लास्ट आता है क्लॉज H, जो बात करता है प्रमोटर, वर्ड कहां लिखा हुआ है, प्रमोटर्स के बारे में, ये रहा। क्लॉज H बात करता है प्रमोटर्स के बारे में। ये बोलता है when the promoters of a company have before its incorporation entered into a contract for the purposes of the company and such contract is warranted by the terms of the incorporation the company, तो कंपनी के पास में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रहेगा। अब बात ये अराइज होती है कि क्या आप ये समझते हैं कि प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर इज अ पर्सन who brings in his mind the idea for the first time to establish a company. एक ऐसा पर्सन जो बैठे बैठे ये सोचता है कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं, और उसके बाद में उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक द registration of the company, preparation of memorandum of association, preparation of articles of association, filing the application with the registrar, filing up with the fees for the registration. एक कंपनी को के फॉर्मेशन के लिए, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितने भी नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स जो पर्सन अंडरटेक करता है, जो परफॉर्म करता है उन सारे फंक्शंस को, कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए सारे फंक्शन जो पर्सन परफॉर्म करता है, उसी को कहा जाता है प्रमोटर। अब ये जो प्रमोटर है, ये किसी के साथ में अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कब? बिफोर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में आने से पहले, क्योंकि एक बार कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगी उसके बाद तो सारे कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी खुद एंटर होगी, लेकिन अभी तक कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में नहीं आई है। कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में आने से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले, प्रमोटर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ में साइन किया है, तो क्या जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगी, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगी, उसके इनकॉर्पोरेशन में आने के बाद में क्या प्रमोटर के पास में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रहेगा, या फिर वो राइट ट्रांसफर हो जाएगा कंपनी के पास में? तो क्लॉज H कहता है जब कभी भी कोई प्रमोटर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो जैसे ही वो कंपनी एस्टेब्लिशमेंट में आती है, जैसे ही उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, वो सारे के सारे राइट्स जो प्रमोटर के थे, वो सारे के सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे कंपनी के पास में। इट मीन्स कंपनी विल बी एंटाइटल्ड टू sue for specific performance, obtain for specific performance for the contracts which were entered by the promoter, provided that the company has accepted the contract and has communicated such acceptance to the other party to the contract. बस ये है कि जो other party to the contract है, उनको ये बात बता दी जाए कि ये कंपनी अब एस्टेब्लिशमेंट में आ चुकी है, और जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रमोटर की हुआ करती थी, वो सारी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब कंपनी की हो गई है। ये बात अपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए, दैट इज इन अ जनरल कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे
सेक्शन 15 कंप्लीट होता है। सेक्शन 15 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, बिकॉज ये हमें सारे सिचुएशंस नहीं, ये उन सारे पार्टीज के बारे में बताता है, उन सब लोगों के बारे में बताता है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन करने का राइट रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप अभी लिख सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ।